Hello my dear students. Today it's the second video of this chapter trigonometric functions. We have studied trigonometric ratios for acute angles as the ratio of sides in previous classes. Ratio of sides, acute angle, acute angles. Acute angles means angle greater than 0 and less than 90 degree. मतलब 0 से बड़ा एंगल और 90 के बीच के एंगल जितने होते हैं उन्हें एक्यूट एंगल, जैसे 60, 75, 45, 83, 84 कुछ भी है, ये सारे एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, एक्यूट एंगल्स के लिए रेशियो ऑफ साइड्स। कोई राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया रहता था, कोई राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया रहता था, ऐसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहता था, और इसकी जो साइड्स के जो रेशियो होते थे, साइड्स के बीच में जो रेशियो होते थे, उनकी हमने स्टडी की है। ठीक है ना। Now trigonometric ratios for acute angles as the ratio of sides of a right angled triangle. Right angled triangle के लिए स्टडी किया ना आपने 10th क्लास में, ठीक है। Now we extend the definition of trigonometric ratios to any angle. अभी तक हमने रिस्ट्रिक्ट किया था अपने आप को 90 डिग्री तक, अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री से इसको एक्सटेंड करेंगे। ओके, इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजर एंड स्टडी देम एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है अब ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। देखिए किस तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं, इसको एक बार देखिए ध्यान से। देखिए आप एक डायग्राम इधर देख रहे हैं, इसमें हमने क्या किया है, यूनिट सर्कल कंसिडर किया कि ये जो सर्कल आपको दिख रहा है वो यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मीन्स रेडियस इज 1 यूनिट, इसकी रेडियस 1 है। मतलब ओ ए का जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये 1 है, ओ बी 1 है, ओ सी 1 है, ओ डी 1 है, मतलब क्योंकि ये सारी रेडियस ही तो है, ओ पी 1 है, तो 1 रेडियस का एक सर्कल है आपके सामने है। और इसमें आप ये देखिए जो ए पी आप देख रहे हैं ना, ए पी ये देख रहे हैं ना, इधर देखिए ए पी, ये जो आपको दिख रहा है ए पी, ये जो आर्क आपको दिख रहा है, आर्क जो आपको दिख रहा है वो कितना है, वो एक्स है। ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, तो आप जब AOP की बात कर रहे हैं, अगर मैं इसको एक बार ऐसे लिख देता हूं, AOP मीन्स ये आप ट्रायंगल देख रहे हैं ना AOP, ये देखिए कि AOP, तो इसमें जो एंगल बनेगा वो कितना हुआ, x बन गया, एंगल x रेडियन का एंगल बन गया। तो देखिए जब आप डिफाइन करते हैं P पॉइंट है कोई, P AB जो पॉइंट है, तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो P क्या होगा, वो होगा cos x, और B जो होगा वो क्या होगा, sin x। ठीक है। कैसे हुआ ये मैं आपको सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ एक ही बार में, जरा ध्यान से देख लीजिए इसको। देखिए आपको ये पता है यूनिट सर्कल है, बाकी सब चीजें पता चल गई। तो अगर मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ, ये देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ये आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ओ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ओ एम पी। तो इसमें देखिए, इसमें आपको यहाँ दिख गया होगा ये राइट एंगल है, यहाँ राइट एंगल है, इसका मतलब ये जो साइड है वो क्या है, ओपी साइड, हाइपोटेनिस हो गई। और अगर आप ये एक्स ले रहे हैं तो एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये साइड हो गई परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड ओ एम आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है। तो आप देखिए अगर मैं कॉस थीटा बोलता हूं तो कॉस थीटा आप क्या बोलते हैं भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, ओ एम बेस है, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है 1, और ओ एम कितना है, ओ एम का मतलब है डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, ओ एम। तो इसका आपने पॉइंट देखा ये ए है, तो आपने इसको क्या लिख दिया, ए अपॉन 1, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू ए। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर, यानी कि ये देखिए बी दिया हुआ है तो बी अपॉन 1 क्या होगा, बी। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे हमने इसको कंपेयर करके लिखा था। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, रेशियो में तो मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चे को प्रॉब्लम होना चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, टेन थीटा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, आपके टीचर ने बताया होगा पहले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है।
पंडित बद्री प्रसाद हरर भोले, ऐसे बोल दीजिए आप, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये किसका है, साइन एक्स का रेशियो है। ये जो आप सेकेंड रेशियो देख रहे हैं बी अपॉन एच, साइन कॉस थीटा या कॉस एक्स जो भी आप लेते हैं, उसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है किसका है, टेन एक्स का है। कोई और भी हो सकता है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरर बोले, ऐसे किसी, ये तो सिर्फ जो है बेटा याद करने के लिए चीजें हैं, ठीक है ना। अब साइन एक्स जो होता है वो क्या होता है, अगर मैं कॉसिक एक्स लिखूं तो क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स। ओके, तो इसका जो रेशियो होगा वो उल्टा हो जाएगा, एच अपॉन कॉसिक एक्स के लिए एच अपॉन पी हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे आपका जो है, अगर मैं सेक एक्स की बात करूं, सेक एक्स, तो ये क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। और अगर मैं टेन एक्स कॉट एक्स की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया बी अपॉन पी। क्लियर, ये तो सिंपल चीजें हैं, आपको सब पता होनी चाहिए। अब देखिए, इसी से एक रिलेशन में मिलता है, तो वो ये बोलता है कि ये जब आप इसको देखिए जरा एक बार, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल को जब आप देखेंगे तो क्या है, आपको ये दिखेगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है ना, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइड्स जो हैं वो ये ए दी हुई है, ये देखिए, और ये साइड आपका बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। और ए, आप ए से किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉस को, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बी से किसको कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये रिलेशन आपके पास आ गया। अब देखिए एक बार फिर इसी ट्रायंगल में चलते हैं हम लोग, फिर देखिए, अब मैं कहता हूं अगर कोई कंप्लीट रेवोल्यूशन हम लेते हैं, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में क्या होगा, मतलब यहां से अभी एक्स एंगल था, अगर मैं कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता हूं और इधर आ जाता हूं, तो ये कितना बनेगा एंगल, 2 पाई रेडियन एट द सेंटर, सेंटर पर कितना बनेगा, 2 पाई बनेगा, इस तरीके से 2 पाई बन गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अगर ट्रायंगल की, तो देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल की इधर बात कर लेता हूं, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि एक एंगल में ले रहा हूं ए, सपोज ए ओ बी में ले रहा हूं, तो कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई का है, तो ए ओ बी कहां है, देखिए जरा ध्यान दें, ए ओ बी का मतलब हुआ ए ओ बी, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, 2 पाई का 1/4 है, यानी कि ये कितना हो गया, पाई बाई 2, ठीक है। अगर आप बात करते हैं एंगल ए ओ सी, ए ओ सी मतलब ये देखिए पूरा ए ओ सी है, ये पूरा ए ओ सी है, मतलब ये कितना हो गया, 2 पाई का हाफ हो गया, तो ये कितना आ गया आपका पाई। और एंगल आप अगर बात करते हैं अब ए ओ डी की, ए ओ डी, तो ए ओ डी भाई किधर है, ए ओ डी मतलब ये देखिए, ये इधर से आया इधर तक, यहां तक, यानी कि 1 2 और 3 पार्ट्स आ गए, तो देखिए 3 पाई बाई 2। क्लियर, अभी तक आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब देखिए इतना क्लियर हो गया ना आपको, अब आगे देखते हैं। अब आगे जो चीज है वो ये है, यहां तक आपने क्या सीखा, ऑल एंगल्स, आप नोट भी कर लीजिए, ऑल एंगल्स विच आर multiplies of पाई बाई 2, ठीक है। ऑल एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीप्लाई, लिखिए इंटीग्रल, इंटीग्रल मल्टीप्लाइज, इसको मैं अभी अभी आपको समझाता हूं। इंटीग्रल मल्टीप्लाइज ऑफ पाई बाई 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स, क्वाड्रेंटल एंगल्स, क्वाड्रेंटल एंगल्स।
क्वाड्रेंटल एंगल मतलब क्या होता है, जिसमें इंटीग्रल्स का मल्टीप्लाई होता है पाई बाई टू में। तो पाई बाई टू में इंटीग्रल का मल्टीप्लाई, इंटीग्रल क्या होता है भाई, वन होता है इंटीग्रल, तो वन का मल्टीप्लाई हुआ तो पाई बाई टू, टू का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा पाई, थ्री का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा थ्री पाई बाई टू। ऐसे आप फोर का, फाइव का, सिक्स का ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो एंगल आ रहे हैं इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, ये हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स, तो ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हो गए, इनको हम क्वाड्रेंटल एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ये देखिए ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, देखिए यहाँ कर लेते हैं, चलिए इधर मैं लिख दूं, इसी फिगर को एक बार यूज कर लेते हैं फिर से। देखिए ये देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे आपको समझ में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखिए इसमें अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 1 0, बी का कोऑर्डिनेट देखिए 0 1, सी का कोऑर्डिनेट -1 0 और डी का कोऑर्डिनेट है 0 -1। ठीक है, तो अगर मैं इसके बेस पे एक रिजल्ट लिखता हूं तो वो क्या होगा, देखिए जरा, देखिए जो ए है, ए से किसका रिजल्ट मिलता है, ए से मिलता है आपको कॉस थीटा का। ठीक है ना, तो देखिए मतलब अगर मैं यहां ये लिखता हूं कॉस 0 डिग्री तो क्या आएगी वह 1 वैल्यू आ गई, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या आएगी 0, कॉस पाई की वैल्यू क्या आएगी -1 और कॉस 3 पाई बाई टू की वैल्यू कितनी आएगी 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, अभी मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। देखिए आपको अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से समझाता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, साइन पाई की वैल्यू क्या आएगी 0 और साइन 3 पाई बाई टू की वैल्यू क्या आने वाली है -1। कैसे आया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए फिर से देखिए इसको, देखिए इधर देखिए 1 और 0 लिखा हुआ है, इसमें जो एंगल कितना है वो ए इनिशियल लाइन है, तो इसका एंगल तो 0 हो गया ना, 0 डिग्री, मतलब दोनों की मैं बात करूँ, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। तो इसमें जो ए की वैल्यू है वो क्या है, ए की वैल्यू इधर देखिए 1 है और बी की वैल्यू कितनी है 0, तो देखिए ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0। अब आप बात कर रहे हैं इसकी ओ बी की, मतलब एंगल कितना है 90 डिग्री, मतलब पाई बाई टू, ये देखिए पाई बाई टू है, तो ए की वैल्यू पाई बाई टू पे क्या है, ए की वैल्यू पाई बाई टू पे है 0 और इसकी है 1, तो देखिए ये है 0 और ये है 1। ठीक है, अब आप आ जाइए इस पे ओ सी, यानी अब एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया पाई, 90 + 90 ये पाई हो गया एंगल। तो ए की वैल्यू क्या है -1 और बी की वैल्यू क्या है 0, तो देखिए ए को कौन रिप्रेजेंट करता है कॉस, तो ये वैल्यू देखिए -1 मैंने लिखी हुई है यहाँ और इसकी वैल्यू लिखी हुई है 0। अब आप इस पे आ जाइए जरा, ये पूरा एंगल कितना हो गया 3 पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, तो 3 पाई बाई टू पे ये देखिए ए की वैल्यू क्या है आपकी 0 और बी की वैल्यू आपको क्या दिख रही है -1। इस तरीके से मैंने वैल्यू निकाली हुई है। ठीक है, आप एक बार सिर्फ इसको ध्यान से देखेंगे जो मैंने अभी बताया, फिर आपको कभी भी जो है इसमें दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर, अब आगे चलते हैं। देखिए कुछ चीजें मैं आपसे और डिस्कस करता हूँ अभी। हाँ, एक छोटी सी चीज और डिस्कस करनी थी। देखिए जब ये रोटेशन होगा और कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगा, मतलब 2 पाई पे क्या होगा, मतलब मैं कह रहा हूँ cos 2 पाई की वैल्यू क्या आने वाली है, cos 2 पाई की वैल्यू और sin 2 पाई की वैल्यू। तो ये देखिए अंडरस्टूड है कि 0 और 2 पाई दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी cos 2 पाई की वैल्यू 1 हो गई और sin 2 पाई की वैल्यू 0 हो गई। सिंपल, समझ में आ गई ना बात आपको, है ना। 0 मतलब पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन जब हो गया तो ये देखिए ये इसी पॉइंट पे आ गया ना OA पे, तो इसका मतलब जो 0 डिग्री पे जो पोजीशन थी और 2 पाई पे जो पोजीशन है वो सेम है, तो इसका मतलब cos 2 पाई की वैल्यू 1 क्योंकि ये और sin 2 पाई की वैल्यू 0। ठीक है, अब देखिए नाउ
मैंने अभी आपको बता दिया, वही चीज यहाँ लिखी हुई है। नाउ द कंप्लीट रिवोल्यूशन फ्रॉम द पॉइंट P वी अगेन कम बैक टू द सेम पॉइंट P। Thus we also observe that x increases or decreases by any integral multiple of 2 pi. The values of sin cos functions do not change। हाँ, sin और cos की वैल्यू चेंज नहीं होंगी। आप ये देखिए, ये वैल्यू अभी क्या आई, cos की वैल्यू ध्यान से देखिए, ये 1 है, ये 0 -1 0। अब आप फिर से जब शुरू करेंगे 2 पाई से, 2 पाई और इसके आगे जब आप जाएंगे फिर यही वैल्यू आएंगी 1 0 -1 और 0। ठीक है, यही वैल्यू रिपीट होंगी, कोई नई वैल्यू नहीं आएगी। तो वो ये कह रहा है 2 पाई साइन 2n। n क्या है, इसमें लिखा 2n पाई, तो n क्या है, n एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, मतलब इस तरीके। अगर मैं 1 रखता हूँ n की जगह 1, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई प्लस x ऐसे हुआ। अगर मैं इसको n की जगह 2 रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 4 पाई प्लस x। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, वो वही रिजल्ट आएगा जो साइन x का रिजल्ट आया था, क्योंकि 2 पाई के बाद क्या होगा, वो सेम पॉइंट पे पहुंच जाता है। देखिए फिर से देखिए, मतलब इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, 2 पाई से क्या हो रहा है इसका, जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये बोलता हूँ कि 2 पाई है, तो यानी कि 2 पाई के बाद ये फिर इस पॉइंट पे आ गया। अगर मैं बोलता हूँ 4 पाई तो क्या होगा, 4 पाई का मतलब ये घूमेगा और फिर यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो वैल्यू आपकी अभी साइन एक्स की थी वही साइन 2 पाई की होगी, वही साइन 4 पाई की होगी, वही साइन 6 पाई की होगी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है। देखिए समझ रहे हैं आप, तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, साइन एक्स आएगी, ये कह रहा है ये वाला रिजल्ट। मतलब साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है वेयर n बिलोंग्स टू जेड, और cos 2n पाई प्लस एक्स भी cos x होता है, ठीक है ना, वेयर n बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, सेम कंडीशन है। अब साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो वैल्यू कहाँ आती है, साइन जीरो की वैल्यू कहाँ आती है, 0 पे आती है, पाई पे आती है, 2 पाई पे आती है और 3 पाई पे आती है। और cos x की वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ आती है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2। ठीक है, आप फिर से एक बार अगर देखना चाहें तो देख लीजिए, जीरो कहाँ कहाँ वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर देखिए, इधर देखिए, साइन की जीरो वैल्यू कहाँ आई, 0 पे आई है, ये देखिए। फिर देखिए पाई पे आई है 0, और उसके बाद देखिए साइन 2 पाई पे 0 आई है देखिए। और cos की वैल्यू 0 कहाँ आई है, देखिए पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, और ऐसे ही अब आएगा आगे 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, उस पर इसकी वैल्यू इस तरीके से ही आएगी। क्लियर, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। और देखिए cos x vanishes when x is an odd multiple of pi by 2, और इधर क्या है, when x is an integral multiple of pi। पाई का अगर इंटीग्रल मल्टीपल है, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल मतलब पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 6, तो क्या होता है, साइन एक्स वैनिश हो जाता है, साइन एक्स जीरो हो जाता है, मतलब वैनिश का मतलब जीरो। और अगर इसमें दिया गया है एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल है, देखिए यहाँ 1 का मल्टीप्लाई है, इधर देखिए 3 का, इधर का 5 का, 7 का, ठीक है, इसी तरीके से 9 का, इसी तरीके से 11 का, जो भी आएगा ऑड मल्टीपल अगर पाई बाई 2 में है तो cos x की वैल्यू हमेशा जीरो मिलेगी। तो सिंपल सा जो रिजल्ट हमें मिला वो ये आया कि साइन एक्स इक्वल टू जीरो कब होगा, जब x इक्वल टू एन पाई होगा, फिर n इज एनी इंटीजर। और cos x इक्वल टू जीरो तब होगा जब x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होगा। अच्छा 2n प्लस 1 ऐसे क्यों लिखा है इसने, देखिए मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्यों लिखा, x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। देखिए ऐसा होता है, n इंटीजर दिया हुआ है, तो n जब एक इंटीजर है तो n में भी ऑड और इवन, कुछ भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो जब हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो अब ये कंफर्म इवन हो गया, अब ये नंबर इवन हो गया कंफर्म, क्योंकि कोई भी नंबर हो, इवन हो नंबर या ऑड हो, अगर आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके बाद अब ये इवन हो गया। लेकिन उसने लिखा गया 2n प्लस 1, अब इवन नंबर ये कंफर्म था, इसमें जब आप प्लस 1 कर देंगे तो अब ये ऑड नंबर बन गया कंफर्म, अब ये ऑड नंबर है 2n प्लस 1, और इसमें आप पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या होगा, जीरो आएगा। ठीक है, क्लियर, ये आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए साइन कैसे चेंज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो एक बार मैं आपको इस डायग्राम से बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ तक डायग्राम अभी हमने पहले देखा हुआ है, हाफ फर्स्ट हाफ ये वाला डायग्राम हमने देखा हुआ है। अब जरा आप लोअर
डायग्राम को भी और देखिए। तो देखिए ये पॉइंट है, एक बार ध्यान से देखिए कैसे दिया हुआ है ये P का कोऑर्डिनेट देखिए, ए बी है P का कोऑर्डिनेट, ये वही यूनिट सर्कल है, r इक्वल टू इसमें 1 है, तो ये ए बी है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट कैसे देखेंगे, एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं, ये देखिए एक्स एक्सिस पे ए है, तो इधर भी ए होगा क्योंकि इसने जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर की वो ए है। बाई एक्सिस यहाँ बी है क्योंकि ये एक्स बाई पे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और ये बाई इधर निगेटिव होता है, तो इससे बी नीचे की तरफ आया तो ये हो गया माइनस बी। तो इसका कोऑर्डिनेट आप देखिए ए बी है और इसका कोऑर्डिनेट है ए माइनस बी। क्लियर, ये कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान से आप देखिए। अब वो कहता है अगर मैं बात करता हूँ cos माइनस एक्स की, cos माइनस एक्स, तो cos माइनस एक्स, पहले मैं cos x की बात कर लेता हूँ, cos x, तो cos x की आप वैल्यू देखिए, तो ये जो वैल्यू होती है, जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट में पहली वैल्यू किसकी होती है, cos x की, और सेकेंड वाली वैल्यू किसकी होती है, sin x की, ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। तो इसमें जरा देखिए ये पहली वैल्यू किसकी है, cos x की, और दूसरी वैल्यू किसकी है, sin x की। तो आप ये देखें इधर जब हमने एंगल लिया, एंगल मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत डिस्कस किए थे, ये जो है क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से जब आप इधर ले रहे हैं तो क्या है, ये क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ये एंगल माइनस का बना, यानी कि ये जो लिखा है मैंने, ये cos माइनस एक्स के लिए है और ये sin माइनस एक्स के लिए। तो cos माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, a, और cos x की वैल्यू क्या है, a। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल है, cos x और cos माइनस एक्स ये दोनों इक्वल आ गए। ये देखिए यहाँ से कैसे मैंने बताया आपको ये। और sin x के लिए आप देखिए sin x की वैल्यू क्या है, sin x की अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ तो क्या है, इसमें b है, और sin माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, sin माइनस एक्स की वैल्यू है माइनस b। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर हम ऐसे लिखें sin माइनस एक्स, sin माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ये रिलेशन देखिए बना, cos माइनस एक्स, ये रिलेशन क्या बना, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और एक cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स। ये रिलेशन एक बना, दो रिलेशन ये बन गया आपका, ठीक है। कैसे बने आपको समझ में आ गया ना, ये मैंने वैल्यू आपको निकाल के दिखा दी। अब देखिए अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे, ये पूरा रोटेशन आप देखिए पूरे सर्कल का, -1 0। मैं अगर चलो ए की बात कर लेता हूँ, पहले ए की बात करो, ए की वैल्यू यहाँ क्या है 1, इधर ए की वैल्यू क्या है 0, यहाँ ए की वैल्यू क्या है -1, इधर ए की वैल्यू है 0। यानी कि ए की जो वैल्यू है वो क्या है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर बात हो गई एक। और इसके बाद आपको मैं जरा बी की वैल्यू और बता देता हूँ। तो बी की वैल्यू देखिए 0 1 0 -1, यानी कि ये जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है वो कितनी है, बी की वैल्यू जो है वो -1, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस को। तो यानी कि कॉस की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में ही होती है, और बी से रिप्रेजेंट होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में। यानी कि कहने का ये मतलब है कि आप कितनी भी बड़ी साइन की वैल्यू लिख दे, कोई लिख दे ऐसे लिख दे साइन 11,376 डिग्री की वैल्यू आप निकालिए। अब आपको नहीं निकालना आ रहा है कि कितनी वैल्यू आएगी, लेकिन आप उसको ये बोल सकते हो भाई इतना मैं बता सकता हूँ कि इसकी वैल्यू जो होगी वो -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू होगी। ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू 5 6 या 100 या कुछ और आ जाए, ऐसा नहीं होगा। हमेशा कोई भी कितना भी बड़ा एंगल हो, हमेशा इसकी वैल्यू जो होगी -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, ये इससे ये रिजल्ट आपको यहाँ से मिला। क्लियर। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं वो ये हैं, जैसे एक क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब cos x ये दिया हुआ है और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास हैं sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosic x। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए आप क्या करिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिए, ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, उसको कोई भी नाम आप दे दीजिए, ओ ए बी सपोज। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, इसमें राइट एंगल है, राइट एंगल से हमें ये पता चला, और इसको हमने सपोज क्या कह दिया, एक्स बोल दिया, ये एक्स है, एक्स बोल दिया। इसका मतलब ओ ए क्या हो गया,
वो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, तो ये हाइपोटेन्यूस है। और जो रिमेनिंग साइड आपकी बच गई वो क्या हो गया, बेस हो गया। क्लियर। अब देखिए जो गिवन है वो क्या है, cos x इज इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है, ठीक है। cos x इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है, तो आप ये जान लीजिए कि cos x इक्वल टू -1/2 का मतलब क्या, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस कहाँ है आपका, तो बेस है इसका मतलब 1, हाइपोटेन्यूस है 2। आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए कि इसमें माइनस साइन लगा हुआ है या प्लस साइन, ठीक है। सिर्फ आप उसका रेशियो देखिए 1 और 2। तो देखिए आपका काम क्या है, किसी भी क्वेश्चन को आप करेंगे, आप जो भी रिमेनिंग साइड है उसकी वैल्यू और निकाल लेंगे। इसमें हाइपोटेन्यूस आ गया, आपका बेस आ गया। तो देखिए हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपको निकालना है, और बेस स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मतलब 4 हो गया। तो आप जब इसको देखेंगे तो 3 आएगा पी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू आप जब निकालेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी, √3, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई, √3। क्लियर। अब आप देखिए आपको बाकी रेशियो जो लिखने हैं, तो क्या होते हैं बाकी रेशियो, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बाकी रेशियो है साइन एक्स, कॉस एक्स आपका आ ही गया, टेन एक्स, ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिख दिया कॉट एक्स, फिर मैंने लिख दिया सेक एक्स और कॉसेक एक्स। क्लियर, कॉसेक एक्स। अब आपको कुछ नहीं करना है। साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखिए आपने लिख दिया परपेंडिकुलर क्या है, √3, और हाइपोटेन्यूस कितना है आपका 2। टेन एक्स को मुझे लिखना है, टेन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, √3, और बेस कितना है आपका 1। कॉट क्या होता है, टेन आपने लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका उल्टा कर दीजिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन आपने लिखा है तो इसका उल्टा कर दिया, 2/√3, ऐसे लिख दीजिए। और सेक क्या होता है, सेक कॉस जो होता है, कॉस यदि है 1/√2, तो आप इसमें 2/1 लिख दीजिए। अभी आप एक बात ध्यान दे रहे होंगे, इसमें मैंने साइन कहीं नहीं लगाया। अब देखो इसमें आगे लिखा हुआ एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो जरा देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आप जानते हैं एक सेंटेंस हमने याद किया था, अ सिल्वर टी कप, अ सिल्वर टी कप। तो इसमें क्या होता है, ए से ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन आ रहा है सिल्वर, सिल्वर का मतलब साइन, और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें देखिए टैन और कॉट पॉजिटिव, और इसको जब हम करेंगे ये फोर्थ वाला जो है, इसमें देखिए कप आ रहा है, कप का मतलब कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक, टैन का, टैन और कॉट के रेशियो एक दूसरे का अपोजिट है ना, साइन का कॉसेक, और कॉस और सेक इसमें ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो आप देख लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना। जरा मैं इसको फिर से लिख दूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है आपका, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जरा ध्यान से देखिए, तो हमने क्या किया, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो टैन जहां पे आपको दिख रहा है, टैन मुझे यहाँ दिख गया, इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया, और टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों पॉजिटिव होती है, बाकी सबके आगे मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। ये लीजिए आंसर आ गया आपका, सारे रेशियोज आपको मिल गए। कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। इसीलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन आपको सिर्फ और बताऊंगा, उसके बाद आप लोग खुद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए ये मैंने मान लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन ले लिया। तो फिफ्थ क्वेश्चन मैंने लिया, इसमें लिखा है tan x इज इक्वल टू -5/2। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आपको साइन पे ध्यान नहीं देना है कि क्या साइन है, साइन अपने आप आएगा। देखिए tan क्या होता है, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये तो हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर मैंने एक्स इसको मान लिया, बिना एंगल डिसाइड किए हम नहीं बता सकते कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस आ गया। हाइपोटेन्यूस जब आप निकालें, हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है भाई एच का स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया 144, और ये हो गया 25, यानी कि हो गया 169, यानी कि एच जब आप निकालें तो 13 आएगा। तो ये कितना आ गया 13,
ठीक है 13 आ गया। अब आप करिए इसको, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। ठीक है ऐसे हो गया। तो देखिए अब हमें क्या करना है, पहले आप रेशियो लिख दीजिए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर आपका कितना है 5 अपॉन हाइपोटेनस मीन्स 13। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है आपका 12 अपॉन हाइपोटेनस। कॉट कितना है 10 आपको पता है, 5 अपॉन 12 है तो ये हो गया कितना 12 अपॉन 5। सेक कॉस और सेक तो ये 12 अपॉन 13, ये होगा 13 अपॉन 12। कॉसेक साइन, साइन तो ये होगा 13 अपॉन 5, 5 अपॉन 13 था तो 13 अपॉन 5। अब वो क्या कह रहा है इसको देखिए, अब देखिए कह रहा है x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं। देखिए साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन और कॉसिक को पॉजिटिव कर दिया, तो साइन को मैंने कर दिया पॉजिटिव और कॉसिक को कर दिया पॉजिटिव, बाकी सबके आगे क्या लगा दिया, माइनस साइन। ये लीजिए आपका आंसर होगा, सिंपल। ठीक है आपने इतना सीखा, समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक, अब जो है बच्चों इसी की आप प्रैक्टिस कीजिए, बाकी अगले वीडियो में करेंगे। ओके थैंक यू।